This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी ग्रिड टाइड सोलर जो है वो इंस्टॉल होता है किसी भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर, तो रिएक्टिव पावर फैक्टर के किस किस्म के इश्यूज आते हैं ग्रिड के रेफरेंस के अंदर, उनका सोल्यूशंस क्या होता है और पीवी जनरेशन कंट्रोलर इसको कैसे टैकल करता है। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जनरेशन कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये है कि हम इन्वर्टर से कह रहे हैं कि आपका लेना देना सिर्फ एक्टिव पावर देने से है, रिएक्टिव पावर ना तो आपने जनरेट करनी है ना ही आपने कंज्यूम करनी है। अब इसी को एक और मज़े के पर्सपेक्टिव में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप कभी भी जनरेटर की रेटिंग देखना चाहें कि जी हमें किस रेटिंग का जनरेटर चाहिए, तो आप KVAs में देख रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब आप सोलर इन्वर्टर लेने जाते हैं, कोई KVA की बात नहीं होती, वहाँ पे आप बात कर रहे होते हैं कि जी हमें इतने किलोवाट के इन्वर्टर चाहिए, या रेटिंग जितनी भी होगी हमेशा ये प्राइसिंग उसके अमूमन किलोवाट्स के अंदर हो रही होती है। अब ये मेरी पहली बात को कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट पावर फैक्टर 1 एज्यूम किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक्टिव पावर यानी कि किलोवाट की बात कर रहे हैं। आप इन्वर्टर जो है वो आप किलोवाट ही आपको दे रहा होगा, वो आपको ना तो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा ना जनरेट करेगा, इसलिए हम KVA में नहीं चल रहे होते। पर मज़े की बात यह है कि जितने भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोविजन होती है कि जैसे जनरेटर जो है वो 0.8 पावर फैक्टर तक जो है उसकी रेटिंग अमूमन होती है, इसके केस में भी हम पॉजिटिव 0.8 से लेके नेगेटिव 0.8 तक इसकी रेटिंग सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिएक्टिव पावर है क्या और मसला ये पावर फैक्टर का है क्या, ये हम इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं। आपका जो अमूमन लोड होता है उसको दो बड़ी कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश करते हैं, एक कैपेसिटिव टाइप लोड होता है और एक इंडक्टिव टाइप लोड होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लोड जो आपको पीछे से ग्रिड पावर फैक्टर दे रही होती है, विच इज बाय डिफॉल्ट डेट इज अराउंड 0.95 से 0.98 के आसपास, आइडियल 1 होता है जो कि कभी भी नहीं होता। और इंटरेस्टिंगली अगर पावर फैक्टर 1 हो जाए ग्रिड साइड पे तो कभी बिजली का फ्लो ही ना हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही ना रहे। तो पावर फैक्टर तो रिएक्टिव पावर का सिस्टम में होना भी बहुत जरूरी है, पर एक खास हद तक। अच्छा, गेटिंग बैक टू माय पॉइंट कि जी ठीक है, आपकी साइट के ऊपर कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड है जिसकी वजह से आपकी रिएक्टिव पावर लीडिंग या लैगिंग में जाती है आपकी ग्रिड साइट के ऊपर। अब ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो जो भी आपका इम्पैक्ट आ रहा है वो रिएक्टिव पावर की मद के अंदर वो आपका प्राइमरी सोर्स पर रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि चाहे वो पावर फैक्टर खराब हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, या लीडिंग में जा रहा है लैगिंग में जा रहा है, अल्टीमेटली वो आपकी ग्रिड पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। अब पहले भी आपने एक चीज़ ये देखी होगी कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल लगे हुए होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर या बड़े कमर्शियल के अंदर, क्योंकि ग्रिड आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि भाई अगर मैं आपको अच्छा पावर फैक्टर दे रही हूँ, मैं आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ, तो आपका जो लोड है वो उसकी और वो पावर फैक्टर अगर ड्रॉप कर रहा है तो जो झाग है या जो गंध है वो आप हमें वापस फीडबैक कर रहे हैं, जिससे हमारी ग्रिड डिस्टेबलाइज हो रही है। इसलिए वो उसके ऊपर पेनल्टीज चार्ज करते हैं, और उसी को ओवरकम करने के लिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल भी आप देखते हैं कि साइट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी जब ग्रिड टाइड सोलर लगा और बाय डिफॉल्ट आपने उसका पावर फैक्टर यूनिटी पे रहने दिया, और वो जब इंजेक्शन शुरू करेगा तो आपकी साइट पे जो एक्टिव पावर टू रिएक्टिव पावर की जो रेशियो है वो खराब हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स आपका पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाएगा ग्रिड साइड की तरफ, जिसपे ऑफ कोर्स आपको पेनल्टीज पड़ सकती हैं। तो इसका जो ज्यादा इम्पैक्ट आप देखते हैं वो एक्चुअली जब आपके पीक आवर चल रहे होते हैं सूरज के, यानी कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक या 2 बजे तक, उस टाइम पे जब आपकी ज्यादा इंजेक्शन कर रहे होते हैं ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स, उस टाइम पे आपका पावर फैक्टर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। और इमेजिन करें कि अगर किसी एक ग्रिड के अंदर बहुत सारी जगहों पे जहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड इंजेक्शन हो रही है, अगर सभी ऐसा करना शुरू कर देंगे तो फिर तो आपके जो ग्रिड है वही डिस्टेबलाइज हो जाएगी, आपकी ग्रिड ही बैठ जाएगी, उसके वोल्टेज के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे और अच्छा खासा नुकसान हो सकता है उसकी वजह से। अब डेवलप्ड कंट्रीज
और डेवलपिंग कंट्रीज डिफरेंट तरीके से इस मसले को टैकल करती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे तो स्टैंडर्ड डिक्टेट करते हैं कि भाई कोई भी ग्रिड टाइड टेक्नोलॉजी, कोई भी ग्रिड टाइड जो सोलर इन्वर्टर्स होंगे उसके अंदर पर्टिकुलरली एक पोर्ट होती है जिसको DRM पोर्ट कहा जाता है, जिसके अंदर ग्रिड डिसाइड करके बताती है कि भाई मुझे तुमसे क्या चाहिए, मुझे तुमसे कितना चाहिए। वो हर इन्वर्टर को कमांड्स डिस्पैच कर रही होती है जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मस्ट हैव है, इसके बगैर आपका ग्रिड टाइड सोलर या आपकी नेट मीटरिंग वो उस मुल्क के अंदर अप्रूव हो ही नहीं सकती। ये उनकी ग्रिड जो है वो बेसिकली ऐसे रेगुलेट करती है कि उनका पावर फैक्टर डिस्टर्ब ना हो। वो ना सिर्फ आपके इन्वर्टर से एक्टिव पावर ले रही होगी, वो कई दफ़ा ऐसा भी कर सकती है कि वो आपसे आपके इन्वर्टर से रिएक्टिव पावर भी जनरेट करवा रही हो। उसने तो अपना बैलेंस ऑफ पावर देखना है ना कि सिस्टम को मैंने स्टेबल कैसे रखना है। अच्छा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मसला वहाँ पे है कि वहाँ पे जो ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो डिस्पैचिंग कमांड्स इशू कर सके इन्वर्टर्स को और उसको पूरे सिस्टम को मैनेज कर सके। तो वहाँ पे अमूमन करते क्या हैं कि पहले भी जब ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स नहीं भी लगे होते तो वो पहले तो है कि जी उन्होंने अपनी जो इलेक्ट्रिक बिल्स होते हैं उसके अंदर पेनल्टीज रखी हुई होती है कि जी अगर आप हमारा पावर फैक्टर ख़राब करेंगे ग्रिड साइड पे तो हम लोग जो है वो आपको पेनल्टीज चार्ज करेंगे, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसलिए जो भी खास करके इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंसर्न्स होते हैं वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल्स लगाते हैं, जिसके थ्रू वो कहते हैं कि जी आपका जो है ना, आपका अपना जो भी गन चल रहा है वो आपकी अपनी फैक्ट्री, आपकी अपनी साइट की हद तक रहे, वो हमारे एंड के ऊपर जो है ना उस साइट पे ना आए। अच्छा, अब आपने लेट से मिसाल लेते हैं कि जी आप एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर हैं, आपने ग्रिड टाइड सोलर लगा लिया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि भाई हम लोग जो है वो कंपनसेशन यानी कि रिएक्टिव पावर लीडिंग में लैगिंग में कैसे पावर फैक्टर ग्रिड साइड पे ठीक रखना है वो हम लोग मैनेज करवा लें पीवी जेनसेट कंट्रोलर के साथ, या कुछ अच्छे क्लस्टर कंट्रोलर्स होते हैं कुछ इन्वर्टर ब्रांड्स के, उनके थ्रू भी करवाया जा सकता है। या फिर जो हम हाईली रिकमेंड करते हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि जी आप अपने जो एग्जिस्टिंग PFI पैनल हैं उनको रिव्यू करवाएं, क्योंकि कैपेसिटर्स जो हैं वो आपकी एक काफ़ी लॉन्ग टाइम की चीज़ होती है, और ऑफ कोर्स उनका लेना देना जो है वो आपकी रिएक्टिव पावर जो अंदर जनरेट हो रही है, आपका सिस्टम जो आपके लोड जनरेट कर रहे हैं उसको उसने कंज्यूम करना है ताकि ग्रिड साइड के ऊपर वो रिफ्लेक्ट ना हो पाए। अब ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है पर ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी टाइम ये निकाल जाते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वीक होते हैं पर वो काफ़ी रीजनेबल टाइम इससे निकल जाता है। जिन हम लोग अमूमन क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे होते कि जी इन्वर्टर्स के थ्रू आप ये वाला काम करवाएं, उसकी वजह ये है कि आपका जो इन्वर्टर है जब वो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करना शुरू करता है तो वो कंप्रोमाइज़ करता है अपनी एक्टिव पावर पे। अब आपकी जितनी भी बिलिंग हो रही होती है वो इंटरेस्टिंगली पेरेंट एनर्जी जिसको हम KVAH या रिएक्टिव एनर्जी जिसको हम KVAR कहते हैं, उनके तो बात ही नहीं हो रही होती ना, बात तो सारी वही किलोवाट आवर में रही होती है, एक्टिव एनर्जी की बात हो रही होती है। तो इसीलिए बजाय ये कि हम कंप्रोमाइज करें अपने इन्वर्टर की प्रोडक्शन पे, तो हम लोग रिकमेंड ये करते हैं अमूमन कि भाई ठीक है आप अपने जो एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल हैं आप उन्हीं को रिव्यू करवाएं और उसके थ्रू इस मसले को हल करें, और आप अपने इन्वर्टर्स की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कंप्रोमाइज मत करें। कुछ इंडस्ट्रीज के केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये प्रैक्टिकल ही नहीं होता कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा आप उस पर काम कर सकें, वहाँ पे फिर ये ज़रूरी होता है कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है वही इसको हैंडल करे। तो पीवी जेनसेट कंट्रोलर के अंदर ये प्रोविजन होती है कि वो डायनेमिकली वो कमांड्स डिस्पैच कर सके इन्वर्टर्स को कि भाई तुमने कितनी एक्टिव पावर देनी है, तुमने कितनी रिएक्टिव पावर देनी है। इन द एंड उसने ये इंश्योर करना है कि जी ग्रिड साइड के ऊपर जो है वो पावर फैक्टर कंप्रोमाइज़ ना हो, ताकि जिसने भी सोलर इंस्टॉल करवाया हुआ है उसको पेनल्टीज ना पड़ जाएं। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा YouTube के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें
और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है। ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।